हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का लगभग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे द्वारा भी बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। चलिए संघर्ष करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेस किसे कहते हैं। ये लंबा इसका आंसर होगा कि वे वस्तुएं जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह संसाधन कहते हैं। या इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा कि वे वस्तुएं जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपको आंसर में मानना है संसाधन। इसको इंग्लिश में रिसोर्सेज या रिसोर्स कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का विचार आया, किसी व्यक्ति का विचार है, उसने कुछ आविष्कार किया और या उस व्यक्ति द्वारा आविष्कार किया गया या किसी संस्था के द्वारा आविष्कार किया गया, तो उस पर जिसका अधिकार होता है, एकमात्र अधिकार होता है, उस व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, उस संस्था का अधिकार हो सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग पेटेंट कहते हैं। उसको हम लोग पेटेंट, किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होना पेटेंट कहलाता है। अब एक क्वेश्चन इससे बनाते हैं कि पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। एक तरह से सर्टिफिकेट होता है जो आपको लगभग 20 वर्षों तक के लिए दिया जाता है। पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाएगा। पेटेंट 20 वर्ष के लिए। अभी एक और आता है जीआई टैग। जीआई टैग आता है। अभी जीआई टैग इसी तरह का है जो कुछ, जैसे मान लीजिए झारखंड में कुछ या बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई कुछ विशेष प्रकार के चीज पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए लीची, तो बिहार का लीची फेमस है, तो उसके मिलता है सर्टिफिकेट मिलता है, वह 10 वर्षों तक के लिए उसे मिलता है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिर चाहे तो 10 वर्षों के लिए फिर एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके समय को बढ़ाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगला है, जब हम लोगों ने संसाधन देखा तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संसाधन के 3 प्रकार कौन कौन होता है। तो पहला, फर्स्ट नंबर, प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन के 3 प्रकार में पहला गया प्राकृतिक संसाधन आ गया। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद आता है मानव निर्मित संसाधन। तीसरा मानव खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है। यहाँ पे एक प्रश्न मेरे द्वारा आपको पूछा जा रहा है कि मानव खुद एक संसाधन कैसे है। तो अगर मानव को उसकी शारीरिक दक्षता को बढ़ाया जाए, उसकी बौद्धिक दक्षता को बढ़ाया जाए, उसकी कौशलता को बढ़ाया जाए, अर्थात उसको स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो उसे एक संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है। मैंने पहले बताया कि संसाधन वह वस्तु है या वह बुनियादी संसाधन वह है जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर तब तक आपके लिए संसाधन नहीं होगा जब तक आपकी आवश्यकता की पूर्ति ना करे। तो जैसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो ये संसाधन है, लेकिन आपके लिए हो सकता है ये संसाधन ना हो। तो मानव को संसाधन हम लोग बना सकते हैं, उसकी कौशल को विकास करके, उसकी बौद्धिक दक्षता को विकास करके, उसके शारीरिक दक्षता को विकास करके, उसकी स्वास्थ्य अवस्था को डेवलपमेंट करके। तो संसाधन का कितने प्रकार था, हम लोगों ने देखा कि संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। खुद मानव एक संसाधन है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये प्रश्न बाद की है। सबसे पहले प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वह संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेचर हमें जो देता है वो नेचर रिसोर्सेज कहलाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके वर्गीकरण किया गया, इसको बांटा गया है। तो इसे जनरली प्राकृतिक संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये प्रश्न तो आपसे ना पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है, पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन में वायु किस प्रकार का है, सूर्य का प्रकार, सूर्य, ये सभी प्राकृतिक संसाधन, हम लोग तो बनाए नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। आंसर आ गया इसका। अब 4 में से पहला कौन है, पहला नंबर आता है उत्पत्ति के आधार पर। वो जो वर्गीकरण किया गया है प्राकृतिक संसाधन का, तो वह है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। फिर दूसरा उपयोग के आधार पर, संसाधन के उपयोग के आधार पर इसको बांटा गया है। थर्ड नंबर विकास और उपयोग, थर्ड नंबर है विकास और उपयोग, विकास और उपयोग। फोर्थ नंबर है वितरण के आधार पर। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोग के आधार पर, तीसरा विकास और उपयोग के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पर। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से अब शुरू होता है आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब यहीं से बनेगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर अगला प्रश्न हमारा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, पहला दूसरा। पहला नंबर आता है उत्पत्ति के आधार पर, तो आता अजैव और आता है जैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो एक आया अजैव और आया जैव। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बन गया कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो निर्जीव वस्तुएं जो होती है, निर्जीव संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब हमारे हाथ में जो मार्कर दिख रहा है, क्या वो अजैव है? हाँ, अजैव संसाधन है। अब तो यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हमारा अजैव संसाधन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोयला हो गया, पत्थर हो गया। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन वह संसाधन होता है जिसमें जीवों का अंश होता है, मतलब सजीव होता है। जैसे मानव खुद एक जैव संसाधन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण हैं।
तो मैंने अभी एक प्रश्न पूछा था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आंसर आया 2, अजैव और जैव। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है। अगला नंबर चलते हैं, उपयोग के आधार पर। इसी में क्वेश्चन और ऐड किया हुआ था 5 नंबर में ही, कि उपयोग के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उपयोग के आधार पर संसाधन को 3 वर्गों में बांटा जाता है। उपयोग के आधार पर संसाधन के 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर है नवीकरणीय। पहला नंबर क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। सेकेंड नंबर क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। थर्ड नंबर क्या होता है, चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन। तो क्वेश्चन क्या था कि उपयोग के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। उपयोग के आधार पर संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, या 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा चक्रीय संसाधन। अब प्रश्न यहाँ बनता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वह होता है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, मतलब फिर से उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे क्या नवीकरणीय संसाधन में हम लोग पवन ऊर्जा को रख सकते हैं। तो हाँ, नवीकरणीय संसाधन पवन है, पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद भी हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा नवीकरणीय संसाधन है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन का। सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन का। अगला नंबर चलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब ये अनवीकरणीय संसाधन किसका था, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर जो बांटा गया था, उपयोग के आधार पर जो संसाधन बांटा गया था, उसमें दूसरा नंबर आता है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन होता है कि जिसका एक बार उपयोग कर लिया दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है। क्वेश्चन बना सकता है कि वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर साफ है, अनवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन तो आप जान गए, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है। जैसे हो गया कोयला। कोयला का आप उपयोग कर लीजिए, उसके बाद पुनः उपयोग कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए से कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी सिलेंडर जो भरा हुआ होता है, सीएनजी होता है, एक बार उपयोग कर लेंगे पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। उपयोग के आधार पर संसाधन हम लोग का वर्गीकरण किए थे, उसमें एक आया था चक्रीय संसाधन। अब ये क्या होता है चक्रीय संसाधन, तो चक्रीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसका पुनः बार बार चक्र घूमता रहता है, बार बार उपयोग हम लोग करते रहते हैं, जिसका उपयोग बार बार किया जाता है उसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। तो चक्रीय संसाधन बार बार में कौन आएगा, तो जैसे जल। जल जो है एक चक्रीय संसाधन का उदाहरण है, जल एक चक्रीय संसाधन का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि जल का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। चलिए अभी तक आपको मैंने बताया संसाधन के प्रकार में से कौन कौन बता दिया। आपको मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर, फिर उपयोग के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव और अजैव, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन के रूप में बांटा गया। अब आता है अगला क्वेश्चन है कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ये तीसरा नंबर जो टॉपिक था, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटते हैं। तो इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 2। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटते हैं।
विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में। अब आंसर क्या है? आंसर है संभाव्य या वास्तविक। एक आता है वास्तविक संसाधन, दूसरा आता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन। अब यहाँ फिर क्वेश्चन बना कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? तो वास्तविक संसाधन वह संसाधन होता है जिसका उपयोग किया जा रहा है। अब कौन कौन सा चीज का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, इसको आप खुद ध्यान दे सकते हैं। आपको जैसे झारखंड का कोयला का उपयोग किया जा रहा है पूरी दुनिया, भारत में, पूरी भारत में झारखंड का कोयला का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के दक्कन में, दक्कन के पठार में पाई जाती है एक मृदा, वो है काली मृदा। तो वास्तविक संसाधन में आ गया कोयला, आ गया दक्कन पठार की काली मृदा हो गया, बॉक्साइट हो गया, इस प्रकार के संसाधन जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये आएगा वास्तविक संसाधन में। अगला है संभाव्य संसाधन। ऐसी संभावना है कि इसका उपयोग भविष्य में की जा सकती है, तो उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है, तो ये यूरेनियम कहाँ पाया गया? लद्दाख में पाया गया है। संभाव्य संसाधन के एक एग्जाम्पल है यूरेनियम। अभी लद्दाख में पाया गया, ढूंढा गया, भविष्य में यूज किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि संभाव्य संसाधन यूरेनियम में है। वास्तविक संसाधन मैंने बता दिया, संभाव्य बता दिया। अब अगला है 6 के बाद आता है 7, वितरण के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो वितरण के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। वितरण के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है स्थानिक और एक होता है वितरण के आधार पर सर्वव्यापक। सेवन नंबर का आंसर है कि वितरण के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वितरण के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आंसर आ गया। अब उसमें से कौन कौन आते हैं? तो एक आता है स्थानिक और दूसरा आता है सर्वव्यापक। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानिक और सर्वव्यापक कौन कौन होता है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। स्थानिक वह संसाधन होगा जो किसी खास क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, वहां पे क्या है? लोएस्ट पाया जाता है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन को, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन को स्थानिक संसाधन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लोएस्ट। केवल लोएस्ट नहीं, बहुत सारे इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लोएस्ट हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, बहुत सारे स्थानिक एग्जाम्पल है। अब आता है सर्वव्यापक। नाम से स्पष्ट है कि सर्वव्यापक वह संसाधन होता है जो सभी जगह पाया जाता है। सर्वव्यापक वह संसाधन होता है जो सभी जगह पाया जाता है। अब बताइए, जब आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय भी एक ऐसा चीज है जो आपके कमरे में पाया जाता है। अगर आप बाहर देख रहे हैं तो बाहर भी पाया जाता है, छत पर देख रहे हो तो छत पर भी पाया जाएगा। बताइए वो क्या है? अरे ये पवन पुत्र आदवा कुछ चल हिंट्स किया था, तो वो था वायु। तो सर्वव्यापक संसाधन में आता है वायु। वायु सभी जगह पाए जाते हैं। चलिए, तो संसाधन का किसे कहते हैं? संसाधन के कितने वर्ग होते हैं, उनके उन वर्गों को वर्गीकरण किया गया, फिर उनके आधार पर फिर हम लोगों ने देखा, उसका एग्जाम्पल्स देखा। यहाँ पे क्वेश्चन तो 13 है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न है, कितने प्रश्न बनेंगे पता नहीं होगा। आगे प्रश्न आता है कि मैंने बताया था मानव एक संसाधन है कैसे,
तो उसकी शारीरिक दक्षता को विकास करके, उसके कौशल को विकास करके। तो कौशल से आया था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, एक योजना है, प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मनुष्यों में कौशल के विकास के लिए लाया गया था, तो किस वर्ष से चलाई जा रही है? तो ये 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, जो आपको लेना है, ट्रेनिंग लीजिए, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको प्राइवेट कंपनी आपको हायर करेगी। अगला प्रश्न, सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में आई या किस सम्मेलन की देन है? तो एक्चुअली में हुआ क्या था, एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, इस सम्मेलन में सतत विकास की अवधारणा आई थी। तो ये आपको पता चल गया कि सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन की देन है, तो पृथ्वी सम्मेलन की देन है। अब इसी में क्वेश्चन उठता है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है, आगे क्वेश्चन है सर, हाँ, कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुई थी? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी, 1992 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अब अगला प्रश्न जो आपकी बुक में भी जानकारी नहीं है, मैं उसके अतिरिक्त आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, वह था रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी। ये क्वेश्चन हो गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी। अब रियो डी जेनेरियो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका की एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील में हुई थी रियो डी जेनेरियो। अब ब्राजील कहाँ है? तो साउथ अमेरिका, जिसको हम लोग बताते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, वहां हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मुख्य बातें कि पृथ्वी को बचाने के लिए एक नई धारणा लाई गई थी, सतत विकास की अवधारणा। मतलब ऐसा विकास हो जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास किया जाए, ऐसी योजना बनाई गई थी। एजेंडा 21 बनाया गया था। बहुत सारी घटनाएं घटी थी उस समय। लगभग पूरे विश्व के 100 प्रतिनिधि उस समय उपस्थित हुए थे, राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हुए थे इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। तो जिसका परिणाम था, आगे बहुत सारी चीजें आएंगे आपको। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार है, दक्कन का लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता चुका, इसका आंसर आउट हो चुका है। आंसर क्या था? दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है। चलिए इसी में जोड़ देते हैं एक क्वेश्चन। काली मृदा मुख्यतः किस फसल के लिए उपयोगी है? मतलब काली मृदा में सबसे अधिक किसका फसल किया जाता है? तो काली मृदा में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। वही रुई, कॉटन जिसको लोग बोलते हैं। काली मृदा को में कपास की खेती होती है। इसे काली कपासी मृदा इसीलिए कहा जाता है। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। आगे जब आएगी मृदा की बारी तो मृदा में चैप्टर में पढ़ा जाएगा। फिलहाल इतना ही। अगला प्रश्न है, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन। तो केरल के तटीय रेत में मतलब केरल का जो समुद्र तट किसे कहते हैं? एक्चुअली में ये हमारा भारत का साउथ इंडिया पार्ट्स है। यहाँ पे एक केरल है, ये जल है, यहाँ जल है। यहाँ क्या है? अरब सागर है, लक्षद्वीप है, अरब सागर जल है, और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी मतलब भूमि और जल के बीच का जो भाग होता है, भूमि और
ये पृथ्वी मतलब भूमि और जल के बीच का भाग जो जमीन का जो थोड़ा सा टुकड़ा होता है उससे हम लोग तट कहते हैं। चलिए तट किसे कहते जान गए। आंसर हमको था, हम लोगों को पूछा था कि केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन, तो ये था ऑप्शन के उस अनुसार आपको मिलेगा थोरियम। आपकी बुक में ऑप्शन दिया हुआ थोरियम, लेकिन वहां मोनोजाइट भी हो सकता है। थोरियम है मोनोजाइट है, इसे ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार मारिएगा। थोरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो परमाणु संयंत्र होते हैं, परमाणु को विस्फोट करा करके जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसमें, जैसे कलपक्कम हो गया, भाभा हो गया, उस सब जगह पे यही होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बालू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, संसाधन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो संसाधन भूगोल का जनक एक जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है जिमरमैन। एक मैन है, जिमर है, जो जिम करते हैं। अब याद रखिएगा, संसाधन भूगोल के जनक को जिमर है, जिमरमैन। मैन मीन्स एक आदमी है, जिमर मतलब जो जिम जाता है उसे जिमरमैन कहते हैं। जिमरमैन को ही संसाधन भूगोल का जनक कहा जाता है। मेरे ख्याल से मैंने सारे प्रश्न टच किया है, सारे पॉइंट को टच किया है। ऑब्जेक्टिव में कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो देख लीजिएगा, तो सारे जो चैप्टर था संसाधन, उससे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए, मेरे हौसले के लिए आपको एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।